Hello students, I am Monica Bansal. I hope you are taking care of your health and study very well. Let's discuss today about solid waste management. Let's discuss the content. First of all, we will discuss definition of solid waste, type of solid waste, factor affecting the generation rate of solid waste management, objectives of solid waste management, method used in solid waste management. We will discuss the 8 methods: vermicomposting, resource recovery, incineration, pyrolysis, gasification, energy recovery, and biomethanation. Then we will discuss case study, and last we will conclude this solid waste concept. So what is the solid waste? What is its definition? बच्चे, सॉलिड वेस्ट इज अ वेस्ट दैट इज नॉट लिक्विड और गैस. किसी भी तरह का वेस्ट जो लिक्विड और गैस नहीं है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट सारा डिस्कार्डेड सॉलिड मटेरियल होता है जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हम इकट्ठा करते हैं. वो सारा डिस्कार्डेड मटेरियल सॉलिड वेस्ट ही कंसीडर होता है. और सॉलिड वेस्ट इतना ही नहीं, हाउस होल्ड गार्बेज जितना भी है, फूड वेस्ट जितना भी है, यार्ड वेस्ट जितना भी है, और जितना भी कंस्ट्रक्शन डेब्रिज वगैरह के लिए जितना भी वेस्ट है वो सारा भी सॉलिड वेस्ट ही कंसीडर किया जाता है. अलग अलग तरह की टाइप्स होती हैं बच्चे सॉलिड वेस्ट की, लाइक गार्बेज, रबिश, एशेज, लार्ज वेस्ट, डेड एनिमल्स, सीवेज ट्रीटमेंट सॉलिड, इंडस्ट्रियल वेस्ट, माइनिंग वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट. ये सारी अलग अलग तरह की टाइप है सॉलिड वेस्ट की. स्टूडेंट्स, 3 तरह से सॉलिड वेस्ट को क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट एंड हैजार्डस सॉलिड वेस्ट. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में क्या क्या आ जाता है? जो सारा सॉलिड वेस्ट होम से निकलता है, इंस्टीट्यूशन से निकलता है, स्मॉल बिजनेस से निकलता है, सारा वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कंसीडर किया जाता है. इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में जो इंडस्ट्री से निकलता है सामान, जितना भी माइनिंग से, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन से, एग्रीकल्चर से, ये सारा का सारा इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट में कंसीडर होता है. हैजार्डस सॉलिड वेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, केमिकली रिएक्टिव होता है, जो केमिकली रिएक्शन शो करता है, जो फ्लेमेबल, जल्दी जो बर्न हो सकता है, क्रोसिव, ये सारा का सारा हैजार्डस सॉलिड वेस्ट में आ जाता है. नेक्स्ट 2 तरह की और टाइप है सॉलिड वेस्ट की. पहली क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट, एंड सेकंड क्या है? इनऑर्गेनिक वेस्ट. ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? वो वेस्ट जो जल्दी डिकम्पोज हो जाता है टाइम के साथ. और इस वेस्ट की एक सबसे हार्मफुल चीज़ क्या है? इसमें से गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं. स्मेल, बहुत ज़्यादा स्मेल ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट हो सकती है, डिजीज़ लग सकते हैं ह्यूमन बींग को. अब ऐसी सॉलिड वेस्ट पड़ा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो मॉस्किटोज, फ्लाइज वगैरह आती हैं और वो भी डिजीज़, टाइफाइड, डायरिया वगैरह स्प्रेड करती हैं. इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट जो है जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता, जैसे कि कोई मेटल पीस हो गया, या फिर मेटल कंटेनर हो गया, ब्रोकन ग्लास हो गया, वेस्ट बिल्डिंग मटेरियल हो गया, ये सारा का सारा इनऑर्गेनिक वेस्ट में आता है. इसकी एक यूज़फुल चीज़ है कि इसमें से कोई हार्मफुल गैस नहीं निकलती, ना इसमें से स्मेल आती है. सो ये डिजीज़ तो प्रोड्यूस नहीं करता, बट इसका सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्या है? ये कभी डिकम्पोज नहीं होता, एज इट इज़ एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा रहता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द जनरेशन रेट ऑफ सॉलिड वेस्ट. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर कौन सा है? जियोग्राफिकल लोकेशन, किस तरह के एरिया में, शहर के किस तरह के एरिया में सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है. सीजन ऑफ द ईयर, कौन से सीजन में सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा. फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हैं वो कितनी तेज़ी से सॉलिड वेस्ट को कलेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, किस तरह की पॉपुलेशन जो है उस एरिया में सर्वाइव कर रही है, रह रही है. इलिटरेट पॉपुलेशन रह रही है, एजुकेटेड पॉपुलेशन रह रही है. एक्सटेंट ऑफ रिसाइकलिंग, उस एरिया में कितना ज़्यादा रिसाइकलिंग हो रहा है वेस्ट का. जितना ज़्यादा रिसाइकलिंग होगा सॉलिड वेस्ट डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा कम होगा उस एरिया में. लेजिस्लेशन, कौन कौन से रूल्स एंड लॉज बनाए गए हैं गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए. पब्लिक एटीट्यूड, लास्ट, कि कितनी ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में. बच्चे, सॉलिड वेस्ट है तो सच में बहुत हार्मफुल, सो इसकी मैनेजमेंट करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? कि जितना भी जनरेशन सॉलिड वेस्ट प्रोडक्शन हो रही है, उसकी स्टोरेज हो रही है, कलेक्शन हो रही है सॉलिड वेस्ट की, और ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उन सबको एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे से कंट्रोल कैसे किया जाए. इस तरह से कंट्रोल करना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, ताकि पब्लिक हेल्थ को, इकोनॉमिक हेल्थ को, या हमारी कंजर्वेशन या एस्थेटिक एनवायरमेंटल ब्यूटी को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे.
सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पब्लिक हेल्थ की सेफ गार्डिंग। पब्लिक हेल्थ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जब हम सॉलिड वेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो एनवायरनमेंट में भी वो स्प्रिंकल या इधर उधर बिखरना नहीं चाहिए। ट्रांसफ़र एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट, कहता है कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं वेस्ट को और उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बहुत सारे जो बेसिक मटेरियल हैं उसमें कंजर्व हुए होते हैं, वो जब एनवायरनमेंट में फैलते हैं उसको भी हमने ध्यान से वहीं पर स्प्रेड नहीं होने देना एनवायरनमेंट में, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। एट लास्ट, फाइनेंशियल लिमिटेशन ऑफ एनी स्कीम। ऐसा ना हो कि हम इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कीम जो है वो यूटिलाइज करें, इम्प्लीमेंट करें सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए कि हम वो यूज़ ही ना कर पाए, इतनी ज़्यादा हमारी जो बजट में नुकसान पहुँचे। सो फाइनेंशियली भी हमारे अंडर कंट्रोल होनी चाहिए वो स्कीम। नेक्स्ट, बहुत तरह के मेथड्स हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। 8 मेथड हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। वर्मी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग, रिसोर्स रिकवरी, इंसिनरेशन, पायरोलाइसिस, गैसिफिकेशन, एनर्जी रिकवरी एंड बायोमिथिनेशन। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहला मेथड डिस्कस कर रहे हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है बच्चे? इसमें जितना भी सॉलिड वेस्ट है, डिकम्पोजेबल सॉलिड वेस्ट है जितना भी, वो हम कूल मॉइस्ट सैडी प्लेस पे इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे काउ डंग हो गया, चॉप्ड ड्राई लीव्स हो गई, या कोई भी डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, उसको सबको हमने इकट्ठा कर लिया। काउ डंग और चॉप्ड ड्राई लीव्स को हमने लिया है 3:1 की रेशो में। उसको ऐसे ही हम अर्थवर्म वहाँ पे फेंक देते हैं, अर्थवर्म वहाँ पे डाल देते हैं बहुत सारे, 15 to 20 डेज़ के लिए उसको डिकम्पोज होने देते हैं और वहाँ पे लेयर बन जाती है, बेड्स बन जाती हैं 15 to 20 सेंटीमीटर के। उस बेडिंग शीट्स को, उस बेडिंग मटेरियल को हम एज अ एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिकॉशन क्या क्या होनी चाहिए वर्मी कंपोस्टिंग में? वर्मी कंपोस्टिंग में जब हम अर्थवर्म वगैरह डालते हैं तो अर्थवर्म अपने आप उस सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करते रहते हैं और अपने आप सॉलिड वेस्ट डिकम्पोज हो जाता है। इसके लिए हमें बहुत सारी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, जो हम हीप बनाते हैं सॉलिड वेस्ट का, उसको हम प्लास्टिक की शीट के साथ कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक की शीट के साथ कवर करेंगे तो अर्थवर्म जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसको एयर नहीं मिलेगी, सो वो डाई भी हो सकते हैं। टेम्परेचर एक प्रॉपर होना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट हीप जो है वो ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारी ओवरलोडेड हो जाए वर्मी कंपोस्ट हीप और आसपास में स्प्रेड हो जाए स्मेल और हार्मफुल गैसेस। ऑप्टिमम मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है इस वर्मी कंपोस्टिंग के लिए। सो पर्टिकुलर लेवल होना चाहिए मॉइस्चर का। नेक्स्ट क्या है, कोई भी एसिड रिच सब्सटेंस इसमें ऐड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एसिड रिच सब्सटेंस अगर इसमें ऐड हुआ तो वो अर्थवर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। लास्ट, इस सॉलिड वेस्ट को जो भी हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, उसको रेड आंट्स एंड रैट्स वगैरह जो हैं उसमें चले जाते हैं, पर उससे अवॉइड करना चाहिए। कोई भी रैट्स, कोई भी आंट्स वगैरह उसमें ऐड नहीं जाना चाहिए, कोई भी उसको रोकना चाहिए। बेनिफिट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। वो जो लास्ट में मैन्यूर बन जाता है आफ्टर 20-25 डेज, वो मैन्यूर को हम यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर के लिए। बहुत तरह के फ्लावर्स, फ्रूट्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं उससे। सॉइल स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा सॉइल स्ट्रक्चर बन जाता है अगर हम उस मैन्योर को सॉइल में ऐड करते हैं। रूट बहुत अच्छी तरह से वो क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं रूट को, और बहुत अच्छी तरह की प्लांट की ग्रोथ हो सकती है इस वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर से। रूट एलोंगेशन फॉर बेटर अपटेक, वो हमने कर चुका है कि रूट को बड़ी अच्छी तरह से वो होल्ड कर सकती है सॉइल। वीड सीड, कहता जो सीड्स होते हैं वो वीड के बिल्कुल फ्री होते हैं, हार्मफुल पैथोजन जो है इस वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर को नहीं कुछ अटैक कर सकते। सो बड़ी अच्छी तरह की सॉइल हमारे पास आ सकती है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स करती हैं ये, इसमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं लास्ट में जो मैन्योर बचता है उसमें। फॉस्फेट वगैरह जो है स्लोबिलाइजेशन हो जाती है अपने आप। वो बैक्टीरिया, उसमें इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं कि एटमॉस्फेयर से फॉस्फेट लेते हैं और अपने आप फॉस्फेट को डिसॉल्व करके सॉइल को फॉस्फेट रिच बना देते हैं। इसके अलावा फ्रेश वर्मी कंपोस्ट जो होती है, मैन्योर होती है, वो वार्म पॉपुलेशन तो इंक्रीज करती है अर्थवर्म की जो पॉपुलेशन होती है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी और एरेशन कैपेसिटी उस सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सॉइल की 2 बेस्ट क्वालिटीज़ हैं। इसके अलावा कहता मार्केटेबल प्रोडक्ट बन जाता है सॉइल का, जो हम एग्रीकल्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेच सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स, कहता धीरे धीरे ये वर्मी कंपोस्टिंग मैन्योर न्यूट्रिएंट रिलीज करता है सॉइल में। सो सॉइल क्या हो जाती है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है।
नेक्स्ट मेथड जो सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट का हम करने जा रहे हैं दैट इज़ अ कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि हम एज इट इज़ सारे ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, बट इसमें हम अर्थवॉर्म वगैरह नहीं ऐड करते। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने आप ही डिकम्पोज होता रहता है। जो सेपरेटेड कंपोस्ट वेस्ट है इसको हम अंडरग्राउंड भी डंप कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड वेस्ट को अंडरग्राउंड भी डंप कर सकते हैं या एज इट इज़ लैंड के ऊपर भी कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिकम्पोज करते हैं। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मोस्टली एक्टिनोमाइसिटीज, जो फंजाई एक्टिनोमाइसिटीज, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करती है डिकम्पोजिशन के लिए इन द कंपोस्टिंग मेथड। बेनिफिट क्या है कंपोस्टिंग के? सॉइल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, सॉइल ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत सारा बेनिफिट है इसका। नेक्स्ट, सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाती है। सॉइल को क्या कर देती है? इकट्ठा कर देती है। इकट्ठा मतलब स्टिकी कर देती है, जिसकी वजह से सॉइल के पार्टिकल एक दूसरे से चिपके रहते हैं और सॉइल इरोजन नहीं हो पाता जल्दी से। सॉइल पोल्यूशन को भी बहुत ज़्यादा ये बचाती है कंपोस्टिंग मैन्योर जो बनती है। थर्ड मेथड हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स रिकवरी। रिसोर्स रिकवरी क्या है कि बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं जो हम इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं। रिसोर्स रिकवरी क्या होता है कि किसी भी चीज़ को दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ इसमें आ जाता है। बीइंग यूज फॉर सेम पर्पस, कोई भी जैसे सॉलिड वेस्ट है हम उसको फेंकने के बजाय उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकलिंग सेकंड आ जाता है। रिसाइकलिंग में क्या है कि उस चीज़ को फेंकना नहीं है, उसको बार बार रिसाइकल के लिए दे दो ताकि नेक्स्ट कोई नई चीज़ बन जाए। नई चीज़ जो बनेगी रिसाइकलिंग के बाद वो डेफिनेटली इन्फीरियर क्वालिटी की होगी, बट वो वेस्ट नहीं होएगा, एज इट इज़ हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्जन, कोई भी सॉलिड वेस्ट को हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, नई चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से रीयूज़, रिसाइकलिंग, कन्वर्जन, ये सारे मेथड आ जाते हैं रिसोर्स रिकवरी में, जो कि सॉलिड वेस्ट को बहुत हद तक कम करते हैं। नेक्स्ट, इंसिनेशन। इंसिनेशन क्या होता है बच्चे कि बहुत सारा सॉलिड वेस्ट एक जगह पे इकट्ठा करके उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इंसिनेशन का क्या मतलब होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमने क्या कर देना है? हाई टेम्परेचर पे उसको डिकम्पोज होने देना है, जला देना है उसको। इसका एडवांटेजेस क्या है कि एक तो वेस्ट जब सारा जल जाएगा तो उसका जो बल्क है वो कम हो जाएगा, बल्क कम हो जाएगा। लार्ज वेस्ट जो है वो लैंडफिल एरिया में जब हम जलाते हैं, उसको एकोमोडेट करते हैं, तो लैंड रिक्वायरमेंट जो है उसके लिए कम रहेगी। जैसे बहुत सारे, अगर हम कुछ 10 क्विंटल्स के लिए, सॉलिड वेस्ट के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए, जब हम उसको बंद कर देंगे 10 क्विंटल को, तो वो सिर्फ एटलीस्ट 1 क्विंटल रह जाएगा, 1/10 रह जाएगा। तो उसको स्टोर करने के लिए कम लैंड चाहिए। सो इसके एडवांटेज, सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि जब हम सॉलिड वेस्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उसका बल्क जो है, उसकी अमाउंट, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बहुत कम रह जाता है, जिसकी वजह से हम उसको स्टोर कर सकते हैं ईजिली। फिफ्थ मेथड क्या है? पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या है? हम सॉलिड वेस्ट को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम सॉलिड वेस्ट को ऐसे ही डिकम्पोज होने देते हैं। ठीक है जी। वो सॉलिड वेस्ट किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड चार्ट में चेंज हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल्स में, जैसे बहुत सारे मैन्योर में लिक्विड, बहुत सारे लिक्विड उसमें प्रोड्यूस होते हैं डिकम्पोजिशन के दौरान, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो इस तरह के 3 तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, जो कि यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट कहता है इसमें से डिपेंड करता है कि बायोमास, कितना बायोमास है सॉलिड वेस्ट का, वेपर, सॉलिड रेजिडेंस टाइम, कि किस तरह के वेपर्स और सॉलिड पार्टिकल निकल रहे हैं, उस तरह का टेम्परेचर हमने दिया है पायरोलाइसिस के थ्रू। सो जब हम किसी भी तरह के बहुत सारे सॉलिड वेस्ट को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर डिकम्पोज होने देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एक तो सॉलिड मैन्योर एज अ, उसके बाद बहुत सारा लिक्विड प्रोड्यूस होता है और गैस प्रोड्यूस होती है। तीनों चीज़ें क्या होती हैं? यूज़फुल होती हैं हमारे लिए। हम नेक्स्ट बाकी किसी अदर पर्पसेस के लिए ये तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। 6th मेथड क्या है? गैसिफिकेशन। गैसिफिकेशन में क्या है कि हम सॉलिड वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करके, बहुत सारे बायोमास को इकट्ठा करके, कार्बोनेशियस बायोमास को ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया में, डेफिनेटली इसमें भी ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, उसको किसी गैस में कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बायोगैस प्लांट्स के बारे में। सो ये गैसिफिकेशन उसी का टाइप है बायोगैस प्लांट्स का। बायोगैस प्लांट में आपने देखा भी होगा बहुत सारे बायोगैस प्लांट, कि बहुत सारे हम सीवेज को या काऊ डंग को बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहते हैं और मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और बहुत सारी और गैसेज हैं, इट इज़
इट प्रोड्यूसेस द बायोगैस, और बायोगैस एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं हम, किसके लिए, लोगों के घरों तक लेके जाते हैं पाइप्स लाइन के थ्रू, तो एज अ फ्यूल यूज़ होता है। और इसके बाद जो स्लरी बचती है उसको हम एज अ मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। सो गैसिफिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट कौन सा, एनर्जी रिकवरी। एनर्जी रिकवरी में क्या होता है, डेफिनेटली जब हम किसी भी वेस्ट को बर्न करते हैं बहुत हाई लेवल पे, जैसे हमने इंसिनरेशन में कहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम बर्न करते हैं, तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो इस तरह के मेथड को एनर्जी रिकवरी कहा जाता है, जिसमें किसी दूसरी तरह की एनर्जी, हीट एनर्जी जैसे इसमें प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट एनर्जी को हम यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बायोमिथेनेशन। बायोमिथेनेशन में सेम यही बायोगैस प्लांट वाली मेथड है कि एनारोबिक डाइजेशन करना है हमने बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट का। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम डिकम्पोज कर रहे हैं। कंडीशन कौन सी है, कंट्रोल टेम्परेचर होना चाहिए, कंट्रोल मॉइस्चर एंड पीएच कंडीशन होनी चाहिए। लास्ट मैंने आपको वही बताया था कि मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। सो बहुत ही ज़्यादा ये जो मेथड है बायोगैस वाला रिलायबल भी है और सस्टेनेबल भी है, और बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। कहता इतना ही नहीं, ये जो बायोमिथेनेशन है, जो मीथेन गैस निकलती है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। 1 to 3 मिलीवॉट इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो 5 टन वेस्ट से प्रोड्यूस होती है बाय दिस मेथड। नेक्स्ट हम केस स्टडीज़ करेंगे बच्चे। हमने तरह तरह के मेथड करे हैं कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बड़े ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर। प्लास्टिक वेस्ट भी हम सॉलिड वेस्ट में ही कंसीडर करते हैं। एक केस स्टडी में क्या था, एक टाइम पे ऐसा था कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत बढ़ गया था प्लास्टिक वेस्ट, उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। तो एक बंदा था अहमद खां। अहमद खां ने क्या करा, प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरर से सारा का सारा प्लास्टिक खरीद लिया और उस प्लास्टिक को पॉलीब्लेंड में कन्वर्ट कर दिया। पॉलीब्लेंड कन्वर्ट करने के बाद उस सारे वेस्ट को उसमें बिटुमिन मिक्स कर दी। बिटुमिन क्या होता है, जो लुक वगैरह होती है, लुक में मिक्स कर दिया उसको, पॉलीब्लेंड को, और एज उसकी रोड कंस्ट्रक्शन कर दी। और इस तरह जो रोड प्रोड्यूस हुई वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की रोड बनी। उसमें वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी भी थी, यानी कि उस रोड पे ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं होता था, खड्डे नहीं बनते थे। सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की रोड्स बनी, बड़ी हाईली वो क्या थी, रिलायबल भी थी और बड़ी ही यूज़फुल रोड बनी। सो इस तरह से प्लास्टिक वेस्ट का उसने बड़ा ही अच्छा ट्रीटमेंट कर दिया, उसको पॉलीब्लेंड में कन्वर्ट करके और बिटुमिन में मिक्स करके उसकी रोड कंस्ट्रक्शन कर दी। सो बहुत ही फ़ायदा भी हुआ इससे उस अहमद खां को। नेक्स्ट केस स्टडी ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। ऐसे ही एक बंदा था, क्या नाम था उसका, सोनीपत का रमेश चंद्र डगर, हरियाणा का था वो। उसने क्या किया, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग शुरू कर दी। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे, जैसे कि उसने बहुत सारी जो है मैनेजमेंट इकट्ठी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कर दी। कैसे, बी कीपिंग करी उसने, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोस्टिंग, ये सारी प्रोसेसेस करनी शुरू कर दी। और इसमें से जो एक चीज़ में से एक बी कीपिंग का जो वेस्ट था वो नेक्स्ट के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, नेक्स्ट का वेस्ट था वो नेक्स्ट उसके प्रोसेस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे डेयरी मैनेजमेंट में से जो काउ डंग बचता था उसमें से उसने एज अ मैन्योर एग्रीकल्चर करनी शुरू कर दी। बी कीपिंग के थ्रू जो बीज थी वो एक तो एग्रीकल्चर की क्या करती थी, पॉलिनेशन करती थी, एक उसको हनी प्रोड्यूस होता था। वाटर हार्वेस्टिंग से उसको वाटर जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो उसको एग्रीकल्चर के काम आता था। सो ऐसे ही वो एक चीज़ के वेस्ट को दूसरी प्रोसेस में यूज़ करता था और एट लास्ट उसके पास कुछ भी वेस्ट नहीं बचता था। सो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक केस स्टडी हुई ऑर्गेनिक फार्मिंग की। 5000 फार्मर इसके साथ जुड़ गए, बंदे के साथ, रमेश चंद्र डगर के साथ, और इन्होंने एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया। क्लब का क्या नाम था, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब, जिसमें 5000 फार्मर ने मेंबरशिप ली और ये सारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रोसेस थी वो अडॉप्ट करी और इम्प्लीमेंट करी और बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा भी हुआ। कंक्लूज़न क्या निकालेंगे हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस है, हार्मफुल है, बहुत सारी डिजीज़ क्रिएट करता है। अर्थ पे डे बाय डे क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, पर हमें कुछ ऐसी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए कि इसको ख़त्म करना चाहिए।
ठीक है जी। सो हमें 3R का यूज़ करना चाहिए। 10th में आपने पढ़ा होगा 3R क्या है, रीयूज़, रिड्यूस एंड रिसाइकल। सो हम सबको इकट्ठे होके अपनी अर्थ को इस सॉलिड वेस्ट से क्या करना चाहिए, फ्रीडम दिलाना चाहिए। एंड आई होप you have got many points and clear this concept of solid waste. Good luck.